नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेंगे जो हर पेरेंट्स अंत में पूछता है कि डॉक्टर साहब बच्चों के दांतों में आखिरकार कैविटी कैसे होगी। हम तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, ब्रश कराते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते करते हैं। हम जागरूक पेरेंट हैं, फिर भी हमारे बच्चे में कैविटीज़ कैसे हो गई। आज हम बात करेंगे अटिपिकल टाइप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केरीज, जिसमें कि शक्कर या चॉकलेट्स के अलावा भी अगर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों में कैविटीज होती है, तो उस विषय में आज डिटेल हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेंगे जिसमें कि जो कि साधारण तौर पे हमारी कैविटीज के कारण होते हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जो कि हम अमूमन देखते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग भी अगर है, अगर वो लेट नाइट ब्रेस्ट फीडिंग है या फीडिंग एट स्लीप टाइम, मतलब रात में सोते हुए भी स्तनपान अगर करा रहे हैं पेरेंट्स, या बहुत अच्छे से कोई चॉकलेट्स भी नहीं खाता है बच्चा, ब्रश भी अच्छे से करता है, फिर भी अगर उसके दांत में कैविटीज है, तो ऐसे कौन कौन से अटिपिकल केसेस है, इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो और आपको पहले इंफॉर्मेशन मिले। अगर आपके बच्चे में डेंटल कैविटीज हैं या आसपास ऐसे कोई बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, आपने नोटिस करी है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, स्कूल के ग्रुप्स में, कहीं पे भी ऐसा हो, तो इस तरह के वीडियोस जो मेरे हैं उनको जरूर शेयर करिए और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारी मदद करिए। अर्ली चाइल्डहुड केरीज बाय डेफिनेशन अगर देखें तो ऐसी कैविटीज जो 6 साल से छोटे बच्चों में या 72 महीने से छोटे बच्चों में होती है। सीधे सीधे बात करें तो जो भी कैविटी दूध के दांत में होती है उनको हम अर्ली चाइल्डहुड कैविटीज कहते हैं। इसको और अच्छे से डिफाइन किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड कैविटीज और लेट चाइल्डहुड कैविटीज। ऐसी कैविटीज जो 4 साल से 8, 9, 10 साल के बच्चों में होती है, स्पेशली पीछे की जो डाढ़ें होती है दूध की, उसमें होती है, तो उसको हम लेट चाइल्डहुड कैविटीज भी बोलते हैं। अब कैविटीज होती कैसे है? कैविटी का सीधा मतलब है सड़न। ठीक है, कोई भी चीज हो, अगर वो लकड़ी हो या फल हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें अगर सड़न या कीड़ा लग जाए तो वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है, सड़ने लग जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब दांत के ऊपर ये प्रक्रिया होती है, दांत का जो है कैल्शियम फास्फोरस जो स्ट्रक्चर है, जो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जो एक कैल्शियम का स्ट्रक्चर है, अगर वो इरिवर्सिबली डैमेज होता जाता है तो वहां पे गड्ढा बनता है, उसको हम कैविटीज बोलते हैं। और केरीज, इस पूरी प्रक्रिया को, फिनोमेना को हम केरीज बोलते हैं, जिसमें कि और भी चीजें हम आती है। तो कैविटीज होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला जो है वो दांत का होना जरूरी है। ठीक है, दांत अगर रहेंगे तो ही उस पर कैविटी होगी। तो दांत आते हैं अपने 6 महीने से साल भर की उम्र में, बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं, तो वहां से कैविटीज हमारी होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ कैविटीज होने के लिए हमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन, लैक्टोबैसिलस और एक्टिनोमाइसिस नाम के 3 बैक्टीरिया मुख्य तरह से अर्ली कॉलोनाइजर, मतलब जो पहले हमलावर होते हैं दांत के ऊपर, उनका भी हमें मुंह के अंदर पाया जाना होना चाहिए। इसको साइंटिफिकली मैंने पहले भी डिटेल समझाया है, कॉफिल्ड की विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी, मतलब कि ये बच्चों के मुंह में कीटाणु कब आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये मैंने उसमें चर्चा करी थी। तो इसको हम सबसे ज्यादा लेते हैं कि जो भी माता पिता के अगर कैविटीज होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, उनकी लार में ये बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं, तो उनके बच्चों में ये कैविटीज देखने को ज्यादा मिलती है, अगर वो ध्यान ना दे तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पेरेंट्स को कैविटीज ज्यादा है तो उनके बच्चों को भी कैविटीज ज्यादा होगी ही होगी। अगर वो समझदारी दिखाएंगे, हमारे फर्स्ट 1000 डेज प्रोग्राम से जुड़ेंगे, ब्रशिंग टेक्निक्स और ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे, डाइट पे फोकस करेंगे, सरफेस रीमिनरलाइजेशन, दांत उगने के बाद ऊपर की सतह को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए वो फ्लोराइड वार्निश जैसी चीजों का इस्तेमाल अगर करवाएंगे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाके, तो जरूर वो अपने बच्चों को सड़न से बचा सकते हैं। लेकिन सड़न होती कैसे है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 78% केसेस में ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, बैक्टीरिया जो है वो माँ से बच्चों में आते हैं, और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में दूसरे बड़े भाई बहनों से, या फिर जब वो क्रच में होता है या स्कूल में जाता है तो वहां पे भी ये आता है। और ये आता है हमारा सलाइवा शेयर के कारण। ठीक है, हमने एक वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल इसको डिस्कस किया है कि कैसे ये वर्टिकली ट्रांसमिट होता है मदर से बच्चे में। ठीक है, इसके लिए इसको स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन जो है वो डिसीज कहा जाता है, और अगर भाषा में साइंटिफिक बोलेंगे तो मेटरनली डिराइव्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन डिसीज। ठीक है, इसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल, जैसे कोविड के लिए
कोविड वायरस रिस्पॉन्सिबल था, वैसे ही इसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कीड़े जो हम पेरेंट्स बोलते हैं, तो कीड़े ऐसे दिखते नहीं है, दीज आर द बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही ये सड़न के बैक्टीरिया भी होते हैं। जब ये मुंह के अंदर आ जाते हैं, कब? जब हमारे हेल्दी जो हमारी जो रक्षक बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी मदद वाले मददगार बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनके आने से पहले ये आ जाते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनका दबदबा बढ़ जाता है और ऐसे बच्चों में कैविटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही हमने डिस्कस किया उस वीडियो में कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में फर्क देखने को मिलता है। मैं एक चीज बात बहुत अच्छे से बोलूं कि अर्ली चाइल्डहुड कैरीज या कोई भी कैविटी या डेंटल डिसीज जो है, ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है, मल्टी फैक्टोरियल डिसीज है। सिर्फ बैक्टीरिया का आ जाना भर से कैविटी नहीं होगी, उसके लिए और भी फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, लेकिन एक एक करके इन चीज़ों को साइंस ने समझा है। ऐसा करके हमने करीबन 123 ऐसे कारणों को पकड़ा है जिसमें कि बच्चों में कैविटीज होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। उसमें से हम कुछ को यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं जो आमतौर पे हमें दिखते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया आ जाता है। अब बैक्टीरिया जो है, इसकी खासियत ये होती है कि ये ऐसी सरफेस पे चिपकता है जो झड़ती नहीं हो। जैसे अगर हमारी स्किन पे अगर बैठ गया अगर वो कीड़ा, या गाल पे बैठ गया या होठ पे बैठ गया, तो वो वहां से झड़ जाता है, क्योंकि हमारी ऊपर की लेयर हर 10-20 दिन में बदलती जाती है, तो उसको वहां पे टिकने की जगह नहीं मिलती है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल हमने सबने देखा है कि नदी, बहती नदी में पत्थरों के ऊपर काई जम जाती है। तो वो काई जो है वो पत्थरों के ऊपर जमती है, क्योंकि पत्थर जो है उसको एक नॉन शेडिंग सरफेस देता है। तो ये ऐसे ही उन दांत के पेलिकल में, दांत के ऊपर जो एक हमारा एक मवाद जैसा बन जाता है, उसके ऊपर प्लाक में ये सेटल होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम सही से ब्रश नहीं करें, जिसमें कि हमने ब्रशिंग वाले वीडियो में भी पहले समझाया है कि कैसे न्यूबॉर्न बेबी से ही हम ब्रशिंग की आदत डालें ताकि हम ये बैक्टीरिया के लेवल को कंट्रोल कर सकें। तो ये तो तय हुआ कि बैक्टीरिया यूनिवर्सली सभी के अंदर है, ठीक है, हो सकता है मेरे बच्चे के अंदर भी हो, लेकिन अगर मैंने उसकी फेवरेबल कंडीशंस को कंट्रोल किया हुआ है तो कैविटीज नहीं होंगी। अब जब ये बैक्टीरिया होते हैं तब इसको एक कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ईंधन चाहिए होता है। इसको खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट या शक्कर चाहिएगा, सिंपल सी भाषा में। तो शक्कर कहाँ से आ सकती है? वो फॉर्मूला से आ सकती है, मदर मिल्क से आ सकती है, और हमारे जो ऊपर का भोजन हम देते हैं उसमें आ सकती है। अधिकतर हम जो देखते हैं कि चॉकलेट टॉफीज का जो सेवन बच्चों को लाड़ प्यार स्वरूप जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, उससे भी ये समस्या बढ़ती है, उनको ये आहार मिलता है। जब बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन है, लैक्टोबैसिलस और एक्टिनोमाइसिस है, ये इस शक्कर को इस्तेमाल करते हैं, उससे बनाते हैं लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड और इस तरह के एसिड्स बना के वो दांत की ऊपर वाली सरफेस पे, बिल्कुल उसकी सतह पे एक ऐसी लेयर, ऐसा एक सिस्टम बना देते हैं जिसमें कि वो जलन करता है उसको, मतलब वहां से कैल्शियम को गलाता है। ठीक है, जैसा कि हमारी टॉयलेटरीज के ऊपर लिखा रहता है कि नॉट टू बी यूज्ड ऑन द नेचुरल स्टोन। मार्बल के ऊपर एसिड का उपयोग करने के लिए मना किया जाता है जब कभी घर में हम मार्बल लगाते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल स्टोन है, उस पर कोई भी एसिड अगर होगा, जैसे ताजमहल का कलर बदल रहा है, ताजमहल की दिक्कत आ रही है, वैसे ही यहाँ पे भी दांत जो है वो कैल्शियम फास्फोरस के ही बने होते हैं। उस पर जब ये एसिड अटैक होता है तो दांत गलते हैं, उसमें से कैल्शियम और फास्फोरस के हाइड्रोक्सीएपेटाइट जो क्रिस्टल हैं, जो एक समझे कि एक दीवार में हम छोटी छोटी ईंटों के समान अगर समझ लें उसको, तो वो वहां से टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं। ये रोज होता है, जब कभी भी हम शक्कर खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उसके 20 मिनट के बाद ये अधिकतम मात्रा में होता है, और उसके बाद जैसे जैसे हमारी लार की प्रोटेक्टिव जो है डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे बाइकार्बोनेट्स हैं, लार के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और वापस से कैल्शियम को वही डैमेज वाली जगह पे कर देते हैं। तो ये रिपेयर और जो डैमेज है इसका सीक्वेंस हर दिन हर बार चलते रहता है जब जब हम खाना खाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये डैमेज का सिस्टम जो है वो किन्हीं कारणों से और फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि ब्रशिंग ना करना, या दांत के सतह पे जो इनेमल है बच्चे की, जो है जो बच्चा जन्मा है उसकी दांत की सतह पे जो है वो इनेमल का मैचुरेशन सही से नहीं हुआ, स्पेशली जो प्री मेच्योर बेबीज हैं, क्योंकि दांत का बनना तो गर्भ के चौथे छठे महीने से शुरू हो जाता है, उसमें कैल्शियम जमना भी शुरू हो जाता है, स्पेशली दूध के दांत। तो ऑलमोस्ट सभी आगे के दांतों में, पीछे के दांतों तक कैल्शियम का क्राउन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है गर्भ डिलीवरी के पहले।
और डिलीवरी के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे हमारे पक्के दांतों का कैल्शियम डिपॉजिशन, उनमें मिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तभी हम फर्स्ट 1000 डेज में इतनी इम्फेसिस के साथ ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि दांत बाहर आके दिखने में तो टाइम लगता है, लेकिन उनके बनने की प्रक्रिया तो अपने गर्भ से ही शुरू हो जाती है। तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड्स की जो दवाइयाँ देते हैं वो जरूर लेनी चाहिए। कैल्शियम का भी इसमें बड़ा रोल है, अगर माँ को कैल्शियम नहीं रहेगा तो दांत के ऊपर की सतह कमजोर बनेगी। ठीक है, तो अब हमने दांत की सरफेस को भी स्टडी किया। दांत की सरफेस अगर कमजोर रहेगी तो उसे तोड़ना आसान रहेगा। कम एसिड में, कम ड्रॉप ऑफ एसिड में वो जो है दांत का टूटना फूटना संभव हो जाएगा और कैविटीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो नेट अगर हम समझे कि मान लीजिए कि एक बार में अगर 100 क्रिस्टल टूट रहे हैं और वहां पे अगर 2-10 ही बन रहे हैं, 10 तक ही उसमें रिपेयर हो पा रहे हैं, तो नेट 90 क्रिस्टल्स का हमारा लॉस होता है। और ये दिन रात होती 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 साइकिल हमारे को एक दिन ऐसा आता है जब हमारे दांत के ऊपर व्हाइट पैचेस शुरू हो जाते हैं, धब्बे शुरू हो जाते हैं, जो कि लाइट के पड़ने से स्कैटर्ड दिखते हैं। जैसे हम कभी देखते हैं बिल्डिंग पे, पूरी कांच की बिल्डिंग है और उस पर कोई एक कांच अगर चटक गया है तो वो हमको ज्यादा फ्रॉस्टी दिखता है, बिल्कुल एकदम ब्राइट व्हाइट दिखता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे क्रिस्टल में लाइट्स जो है वो स्कैटर्ड होती है और उससे वो ज्यादा फ्रॉस्टी दिखता है। तो ये एक पहला समय है जब हम करते हैं। मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो भी बनाया है कैसे कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके पेरेंट्स रेगुलरली नए उगे हुए दांतों को ये चेक कर सकते हैं कि उसमें कैविटी का बनना तो शुरू नहीं हुआ है। टिश्यू पेपर को लेना है, दांत के ऊपर लगाना है, दांत को सुखाना है। अगर उनमें शाइन और ग्लॉस अगर दिखती है तो समझेंगे कि कैविटीज नहीं स्टार्ट हुई। और शाइन और ग्लॉस हमारी नहीं दिखती है, डल दिखती है, तो हम ये समझना है कि वहां पे क्रिस्टल का लॉस होना शुरू हो गया है। और ये बहुत ही जागरूकता वाला समय है कि हमें देर ना करते हुए एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को जाना है, क्योंकि यही एक ऐसी स्टेज है जब हम कैविटीज को रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ट्रीटमेंट है, बड़े वो बड़े से बड़ा हो या महंगे से महंगा हो, जटिल से जटिल हो, आसान से आसान हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दांत की सरफेस को, उसके स्ट्रक्चर को रिपेयर ही कर पाते, उससे अधिक कुछ भी करना संभव नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। मेरी उन सभी गर्भवती महिलाओं से अपील है कि इसको जरूर ध्यान दें। बच्चों के नाखून काटते हैं, कान नाक साफ करते हैं, हेयर कट करते हैं, तो जरूर हफ्ते 10 दिन में, महीने भर में इस तरह का हम चेकअप जरूर करें और जो बताई गई चीजें हैं उनका सेवन भी अवॉइड करें, जैसे कि चिपचिपी चॉकलेट्स हो गई। ठीक है, तो हमारे पास बैक्टीरिया कहाँ से आता है ये हमने समझा। दांत की सतह कैसे मजबूत होती है, कैसे वो प्रीमेच्योर बेबीज में अलग होती है, कैसे माँ के कैल्शियम का और इनकी सेवन के साथ वो अच्छी रहती है, ये हमने समझा। स्तनपान का बड़ा रोल है, क्योंकि स्तनपान हमारे हर 6 महीने में एक अलग रोल के साथ होता है। पहले 6 महीने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद थोड़ा कम, फिर 1.5 साल में कम और 2 साल में बिल्कुल कम हो जाता है। 2 साल के बाद हम वीनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके भी मल्टी फैक्टर, पहले 6 महीने में न्यूट्रिशनल के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा सपोर्ट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है, न्यूट्रिशन का थोड़ा पार्ट कम हो जाता है। उसके बाद मायोफंक्शनल, जैसे कि बच्चा स्तनपान करता है तो उसके जबड़ों की मसल और ये सारी इन्फेंटाइल सोलिंग मेंटेन रहती है, उससे चेहरे का अच्छा विकास होता है, साइनस का अच्छा विकास होता है, सारे सेंसेस का हमारा अच्छा विकास होता है, आँख, कान, नाक, गले, इन सब का अच्छा विकास होता है। इसलिए स्तनपान हम 2 साल या उससे अधिक कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक पेच पड़ जाता है। अधिकतर हम देखते हैं पेरेंट्स, जैसे आज सुबह ही प्रैक्टिस में आया था, बड़े समझदार पेशेंट्स हैं, ना कभी चॉकलेट खिलाई, ना कभी आइसक्रीम खिलाई, ब्रश भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ पूछने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझ में, ना बॉटल से फीड कराया, बेबी नॉर्मल डिलीवर, बर्थ वेट अच्छा, सब कुछ अच्छा, हर एक चीज अच्छी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट था कि बच्चा अभी 3 साल का होने के बाद भी रात में रोज स्तनपान करता है। तो ये एक बड़ी जटिल समस्या हो जाती है स्तनपान को छुटाना इस तरह से, और वर्किंग मदर्स के लिए स्पेशली और डिफिकल्ट हो जाता है। वो चाहती है कि कम से कम बच्चा थोड़ी देर के लिए सुकून से सो जाए जब भी उसके पास रहे। तो नाइट टाइम फीडिंग के ऊपर मैंने लाइव सेशन में एक बहुत अच्छा सा वीडियो 2 साल पहले बनाया है। फीडिंग एट स्लीप टाइम के ऊपर हमने एक साइंटिफिक आर्टिकल रिसर्च को डिस्कस किया है कि कैसे रात के समय दूध, स्तनपान हो या बॉटल से हो या कोई जूस या कोई और दूसरी चीज भी होगा, सोते समय अगर वो दी जा रही है बॉटल से, निप्पल से या ब्रेस्ट से, तो वो हमारे लिए कैसे कैविटीज के लिए घातक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम और भूल गए हैं, टीथर्ड ओरल टिश्यूज, मतलब जब कभी बच्चे की जबान या ऊपर का होठ अगर टिश्यूज या मसूड़ों से बंधा हुआ है,
तब भी हमारे दो दांतों को साफ करने की नेचुरल जो मूवमेंट्स है हमारी ज़ुबान का और हमारे होठों का, वो हमारा कमज़ोर रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। यूँ समझिए कि होठों का चलना कम हो गया या ज़ुबान का चलना या आसपास से, जैसे हम जानवरों को देखते हैं वो जब जुगाली करते हैं तो अपनी ज़ुबान का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, या हम सब ने जब भी बिस्किट खाया है और पीछे जाके फंस जाता है तो ज़रूर हम सब ने कोशिश करी है कि उसको वहाँ से ज़ुबान से हम निकाल पाएँ। तो इस तरह की नेचुरल जो टेंडेंसी होती है ये हमारी ज़ुबान, होंठ और आसपास की मसल्स की होती है जो नेचुरली दाँत को क्लीन करती है, वो भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है ऐसे बच्चों में जिसमें टंग टाई या लिप टाई हो। तो इस तरीके से ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि चॉकलेट्स के छोड़ के, एकदम जो सीधा-सीधा कहा जाता है कि चॉकलेट खाओगे तो कैविटीज़ हो जाएँगी, तो ये छोड़ के हमने कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करी हैं। इसके बाद अगर मुझे और समझ में आता है तो ब्रशिंग का लेट करना एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि छोटा बच्चा है कैसे ब्रश कराएगा। जब ब्रश करने की टाइम आती है, जब उनको कोई ब्राउन स्पॉट या हल्का सा कुछ दिखता है, अचरज होता है, तो वो ब्रशिंग के लिए जाते हैं। उस समय तक देर हो चुकी होती है और बच्चा ब्रशिंग नहीं कराता। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब बच्चे की ऊपर की सतह एनामल की डैमेज हो गई है, वहाँ पे ब्राउन स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स बनना शुरू हो गए, स्पेशली मसूड़ों के पास, तो उसे बड़ा सेंसिटिव करते हैं। एक साइंटिफिक बात करें तो हम 1 स्क्वायर में करीबन 200 से 300 डेंटल ट्यूब्यूल्स की नसें होती हैं, जो नसें होती हैं वो ओपन हो जाती हैं। जैसे हम बहुत सारे एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट में देखते हैं, जैसा वो पिक्चर में दिखाते हैं। तो उस तरह की जो ट्यूब्यूल्स है वो ओपन होने के कारण ब्रश लगने पे उनको और झुंझुनाहट होती है, और ये विस्कस साइकिल है। ये हम ब्रश नहीं करते हैं तो ये बढ़ती है, और ब्रश करेंगे तो बच्चे को सेंसिटिविटी होती है, तो बच्चा ब्रश नहीं कराता है। दूसरी बात, पोटेंशियली स्टेगनेंट एरियाज और ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ये भी हम देखते हैं। जब दांत के आसपास कैविटी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे खाना फंसता भी है और वहाँ पे साफ नहीं भी करवाता है बच्चा, क्योंकि वहाँ पे उसको झुंझुनाहट होती है, उसकी वजह से मसूड़े में भी सूजन आ जाती है। उस वजह से जब कभी भी पेरेंट ब्रश करता है तो उसको ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो और डर जाता है और फिर ब्रशिंग छोड़ देता है। तो इस तरीके से ये विस्कस साइकिल शुरू हो जाती है, मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो चीज़ें, तकलीफ़ें बढ़ती ही जाती है और हम उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सिंपल सा काम ये करना है कि आपको जब कभी भी ये कंडीशन, पहले तो ये कंडीशन से बचना है, ठीक है। अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं और आप ये 17-18 मिनट का वीडियो में अभी भी अगर मुझे सुन रहे हैं, तो ज़रूर आप बच्चों के साथ हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनके लिए कंसर्न हैं, तो ज़रूर आपको फ्रीली इनरोल होना है, कहीं पे भी जाके डेंटल होम का इस्टेब्लिशमेंट करना है। सभी पीडियाट्रिशियन बहुत ओपनली इस चीज़ को बच्चों तक दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको जाके सीखना है क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चे की रिस्क असेसमेंट करनी है, क्या वो चॉकलेट्स वगैरह खाता है, क्या उसके एनामल पोरोसिटी ज़्यादा है। इस तरह की कुछ छोटी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर आपको क्वेश्चनर के फॉर्म में पूछेगा और आपको एक सिंपल सा गाइडेंस या एंटिसिपेटरी गाइडेंस देगा, जो कि बच्चे की डेंटल केरीज रिस्क असेसमेंट के रूप में हम लोग देते हैं, जो लो, मीडियम या हाई, या इस तरीके से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जो भी ट्रीटमेंट बताएंगे सिंपल रहेगा, जितना जल्दी जाएंगे, जितना लेट जाएंगे उतना डिफिकल्ट होता है। सिंपल सी बात है, दांत जितना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा उसको रिपेयर करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो इसको बहुत ही ईज़िली समझें हम। हमारी कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर ख़राब हो रही है और हम उसको स्टिल यूज़ कर रहे हैं, तो भी वो अननोटिस्ड अगर रहेगी तो वो एक दिन ऐसा आएगा जब उसमें हमें काफ़ी बड़ा उसमें नुकसान भी होगा, और उससे अगर सुधारना हुआ तो हमें उसमें काफ़ी कुछ चीज़ों को बदलना भी होगा, जैसे रूट कैनाल का करना, कैप लगाना या स्पेस मेंटेनर देना। ये सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट तो है, लेकिन टर्शरी लेवल ऑफ इंटरवेंशन है। मतलब सबसे आखिरी चीज़ है, जैसे कि स्टंट लगाना, घुटना बदलाना, चश्मा लगाना, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं ये टर्शरी मैनेजमेंट में हम समझते हैं। इसको प्रिवेंशन करना चाहिए, इंटरसेप्शन करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी और सवाल आपका हो जो मैंने यहाँ नहीं लिया है, या अटिपिकल टाइप ऑफ कैविटीज़ के ऊपर हमने जो चर्चा करी उसमें कोई चीज़ छूट गई है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कनेक्ट करें 9407166257। और इस तरह की जितने भी आर्टिकल्स या जो भी साइंटिफिक हमने बातें करी हैं, हो सकता है कि मेरे वीडियोस में कुछ टेक्निकल बातें या बहुत थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स या टेक्निकल शब्दों की वजह से आपको चीज़ें ना समझ में आई हो, लेकिन कोशिश करिएगा कनेक्ट करने की। जो भी सवाल रहेंगे हम ज़रूर लेंगे। और इस वीडियो को अगर आप अभी भी देख रहे हैं, 20 मिनट का ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको, अगर अभी भी आप देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सबके साथ शेयर करिए। वीडियो बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है जो कि अब नई तरीके से हमें कैविटीज़ के प्रेजेंटेशन दिख रहे हैं।
है ना? पहले तो स्ट्रेट आते थे कि बच्चे चॉकलेट्स खाते थे, लेकिन अब ऐसे यंग पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमें पता है चॉकलेट खाने से कैविटीज़ होती, लेकिन हमने चॉकलेट्स नहीं दिए, फिर भी हमारे बच्चे को कैविटीज़ हैं। तो राइट फ्रॉम द मोड ऑफ कंसेप्शन, आपको बच्चा गर्भधारण कैसे कर रहा है, क्या वो नेचुरल है, क्या टेस्ट ट्यूब बेबी है, या क्या और आपने कोई हार्मोन थेरेपी ली है, से लेके तो उसके 3 महीने 9 महीने की तीनों ट्राइमेस्टर की जर्नी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 9 महीने का सफ़र, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, मोड ऑफ डिलीवरी, वज़न कितना था, उम्र कितनी थी, कितने महीने में कितने हफ्तों में डिलीवर हुआ है, उसके बाद पोस्टपार्टम केयर कैसी हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कितना अच्छे से हो रहा है, कब तक हो रहा है, टॉप फीडिंग कैसे करा रहे हैं, ब्रशिंग इंट्रोड्यूस आपने कराई है कि नहीं कराई। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो काफ़ी हद तक एक पेरेंट के हाथ में होते हैं। वो चाहे तो इन चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपने बच्चों को कैविटी फ्री रख सकता है और ताउम्र उनकी स्माइल को एंजॉय कर सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप फर्स्ट 1000 डेज में बच्चों की ओरल केयर के बारे में काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने वीडियो में ये देखा है कि किस तरीके से हम कैविटीज़ होने के कारणों को समझ सकते हैं। नमस्कार।